गाइस, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। भाई बात करेंगे हम करंट अफेयर की प्लस स्टैटिक जीके की। तो करंट अफेयर की क्लास ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्पेशल ये एडिटोरियल की क्लास है। तो आज है हमारी 5 मार्च 2024। तो कल रात तक की जितनी भी करंट अफेयर स्टैटिक जीके उस पर हम बात करेंगे। करंट अफेयर को हम हिस्ट्री से, पॉलिटी से, साइंस टेक से और आपका ज्योग्राफी सबसे कनेक्ट करते हुए चलेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडिटोरियल ये जो सब एग्जाम में पूछे आते हैं आजकल, देखो सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते, घुमा फिरा के आते हैं। तो घुमा फिरा के इन्हीं जो एडिटोरियल है इनसे पूछे आते हैं। तो द हिंदू हो गया, पीआईबी हो गया, या फिर अलग अलग सोर्सेस है। तो वहाँ से मिंट है, तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे क्लास खत्म हो जाने के बाद मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं भी। हाँ, क्लास जो दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश में। तो जैसे ही आपको जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें आप जो समझ सकते हैं समझो। तो फर्स्ट जो हमारा जो है इसकी आज की न्यूज है, डोंट मेक अपील ऑन बेसिस ऑफ द कास्ट रीजन्स, इलेक्शन कमीशन टेल्स पार्टीज। तो क्या है पूरा भाई, देखो भारत में चुनाव आयोग जो चुनाव होने वाले हैं, तो जो ये 2024 का वर्ष है ना, भारत में लोकसभा चुनाव का वर्ष है। और हमारे यहाँ प्रजातंत्र है, विभिन्न प्रकार के पार्टी आएंगी, वो अपनी अपनी बात रखेंगी और नीतियां बनाने की बात करेंगी, हमें मौका दो। ऐसे में जो निष्पक्ष और चुनाव कराना, जिम्मेदारी भरा जो चुनाव कराना, ये जो सारे जो है चुनाव आयोग का काम है। उस पर और भी ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है चुनाव आयोग पे, इलेक्शन कमीशन पे। जैसे ही चुनाव की डेट घोषणा होती है तभी से जो आचार संहिता लागू हो जाती है, जिसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। तो ये कैसी होती है आचार संहिता को, आदर्श आचार संहिता क्यों कहते हैं, कब से लागू होती है, तो सारी चीजों को देखेंगे। इससे क्वेश्चन बनेगा भाई। देखो तो ये डोंट मेक अपील्स ऑन बेसिस ऑफ द कास्ट रीजन, इलेक्शन कमीशन टेल्स पार्टीज। तो मुख्य बिंदु क्या है, की पॉइंट क्या है। और पूजा स्थल में जो चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं है। तो स्टार प्रचार को और जो उम्मीदवारों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। स्टार प्रचारक कौन से होते हैं, जिनका लोगों पे जो एकदम प्रभाव होता है इस तरह से, उनको बोलते हैं स्टार। और सोशल मीडिया के पे नजर क्या है, आचार संहिता जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये क्या है। और राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए प्रावधान क्या है चर्चा में, ये सारी चीजें देखेंगे, इतना पता होना चाहिए हमें। तो भाई डोंट, तो ये हमारा जीएस पेपर सेकंड में आएगा, पॉलिटी में। चर्चा में क्यों है, चुनाव आयोग ने विभिन्न प्रकार की राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को चुनाव प्रचार के दौरान शिष्टाचार बनाए रखने को कहा है। आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को तथ्यात्मक आधार पर बिना बयान दिए नहीं देना। कोई भी जो जब तक फैक्ट पता ना हो तब तक उनके जो पार्टी के नेता उनको बयान नहीं देना कि भाई लिया कुछ भी बोल दिया। तो प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, आचार संहिता लागू होने से पहले चुनाव आयोग को तमाम जो राजनीतिक दलों के लिए एक सख्त निर्देश जारी किए हैं। तो चुनाव आयोग ने जो एक निर्देश जारी किए हैं, तो निर्देश कौन से हैं सारी चीजें देखेंगे। पूजा स्थल से चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं है। कोई भी पूजा स्थल, मंदिर है, मस्जिद है, तो वहां से ये नहीं है कि भाई कि नहीं, अगर तुम ये बोलोगे कि नहीं, अगर वोट नहीं दोगे तो हम वोट नहीं दोगे तो भगवान जी ऐसा कर देंगे, ये ईश्वर अल्लाह ऐसा कर देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। इस तरह का जो इस बातों का सहारा नहीं लेना है। चुनाव आयोग ने कहा है कि जाति, धर्म और भाषा के आधार पर वोट मांगने से परहेज करें तथा भक्त और भगवान के बीच में संबंधों का उपहास नहीं उड़ाएं। दैवीय प्रकोप का हवाला नहीं दें कि भक्त किसी की जो श्रद्धा है उसमें ये नहीं कि अगर तुम भाई ये नहीं करोगे तो हनुमान जी ऐसा कर देंगे, या अल्लाह ऐसा कर देंगे, या जी ऐसा कर देंगे। तो ये नहीं है, ठीक है ना। स्टार प्रचारकों एवं जो उम्मीदवारों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने विभिन्न राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को चुनाव प्रचार के दौरान शिष्टाचार बनाए रखने को कहा है। साथ ही स्टार प्रचारक उम्मीदों के लिए खासकर लोगों की अतिरिक्त जिम्मेदारी की चेतावनी दी है, जिन्हें पहले भी जो नोटिस जारी किए गए थे। सोशल मीडिया पर नजर, आयोग ने अपने निर्देश में कहा कि सोशल मीडिया पर प्रतिद्वंदियों को जो बदनाम करने वाले और उनका अपमान करने वाली पोस्ट, गरिमा को चोट करने वाली पोस्ट नहीं किए जाने के निर्देश दिए हैं। ऐसी सामग्री को साझा नहीं किया जाना चाहिए कि भाई कोई भी है कि उनके किसी को मतलब अपमान करने वाली पोस्ट है, या गरिमा की किसी को, गरिमा को जो दुख पहुंचाने वाला या उसको ठोस पहुंचाने वाला, इस तरह की कोई सामग्री उनको नहीं पोस्ट करनी किसी के भी प्रति। आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता क्या है। यह निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के विनियम और तथा स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु जारी हेतु दिशा निर्देशों का एक समूह होता है। ये एक ग्रुप, मतलब जो रूल्स रेगुलेशन होता है उनका एक ग्रुप होता है। यह जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुरूप है, जो हमारा जो आर्टिकल 324 है उसके अनुरूप है, जिसके तहत जो निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कमीशन को संसद
राज्य विधानसभा में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की निगरानी और संचालन करने की शक्ति प्रदान की गई है। जो ये है 324 में ही दी गई है इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष और जो निष्पक्ष स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की, किसी के पक्ष में ना करो और ऐसे नहीं कि भी किसी को सपोर्ट करने के लिए, सब जो है निष्पक्ष होना चाहिए। आदर्श आचार संहिता उस दिन से लागू हो जाती है जब निर्वाचन आयोग द्वारा घोषणा की जाती है। यह चुनाव आयोग परिणाम घोषणा होने की तारीख तक रहती है। तो ये जो रहेगी जिस दिन हमारा चुनाव आयोग चुनाव की जो इलेक्शन की जो डेट जो होगी अनाउंसमेंट होगी उस दिन से प्लस जितने जब तक रिजल्ट आएगा चुनाव का तब तक ये रहती है आचार संहिता। जो हमारा आदर्श आचार संहिता जो है आदर्श आचार संहिता की शुरुआत सर्वप्रथम 1960 में केरल विधानसभा से हुई। तो वनडे के लिए क्वेश्चन है, सबसे पहले 1960 में केरल विधानसभा से हुई थी जब राज्य प्रशासन ने राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता तैयार की थी। वर्ष 1962 में लोकसभा चुनाव के निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ने सभी मान्यता और राजनीतिक दलों राज्य सरकारों के लिए फीडबैक के लिए आचार संहिता का प्रारूप भेजा, जिसके बाद देश में सभी राजनीतिक दलों का इसका पालन किया जा रहा है। और वर्ष 1991 में आम जो चुनाव के नियमों को बार बार उल्लंघन और भ्रष्टाचार जाने के बाद जो चुनाव का आयोग ने एमसीसी जो को सख्ती से लागू करने का फैसला किया। 1990 का दौर था ये जो एक इसमें जो हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा उथल पुथल हुआ, सही जो इसमें एलपीजी आया था तो ये सारी चीजें थी। तो उस चीज में देखो उथल पुथल तो होना ही था। तो उस ऐसे में जो है चुनाव आयोग ने इसको चुनाव आदर्श आचार संहिता है इसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सख्ती से लागू कर दिया गया कि भाई राजनीतिक दलों और जो उम्मीदवारों के लिए प्रावधान क्या है। राजनीतिक दलों को आलोचना केवल नीति और कार्यों के पिछले रिकॉर्ड कार्य के सीमित नहीं होनी चाहिए। जातिगत और संपार्श्विक भावनाओं को आहत करने वाले असत्यापित रिपोर्टों के आधार पर उम्मीदवारों को आलोचना करने, मतदानों को रिश्वत देने या डराने, किसी प्रकार के विचारों को विरोध करते हुए घर से बाहर प्रदर्शन करना या धरना देने जैसी गतिविधियां पूर्णतः निषिद्ध होंगी। कि ये नहीं है कि भाई कि ठीक है कि उनको लालच दो कि भाई दारू का या किसी और चीज का या पैसे का कि तुम इस चीज को सपोर्ट करो, इस तरह की कोई अगर होती है तो उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। प्लस जो किसी को जो विरोध उन्हें घर जो प्रदर्शन ऐसा नहीं कि अगर तुम किसी को मान ले विरोध कर रहे हो कि उसे घर के जाके धरना दे रहे लोग, ये भी नहीं करना। तो बैठ के पार्टियों किसी भी बैठक के साथ के स्थान और जो स्थान या समय के बारे में पुलिस से जो पुलिस अधिकारियों को समय पर सूचित करना चाहिए ताकि पुलिस पर्याप्त व्यवस्था कर सके। जुलूस, यदि 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार एक मार्ग में जुलूस निकालने की योजना बनाते हैं तो राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करने के लिए पहले संपर्क कर लेना चाहिए ताकि जुलूस आपसी टकराव ना हो। जुलूस निकालते हैं तो भाई उन्हें पहले निकालना है कि भाई पहले तो आप निकाल लो फिर दूसरे ने, ये नहीं कि टकराव की एक उस पार्टी के आपस में लड़ने लगे। तो राजनीतिक दलों के सदस्यों के लिए प्रतिनिधित्व करने वाले पुतले ले जाने और जलाने की अनुमति नहीं है। कि भाई ये नहीं है कि भाई उनको राजनीतिक दल ये दूसरे का पुतला फूकें या दूसरे को अपशब्द कहें, इस तरह की कोई भी अनुमति नहीं है। चुनाव के दिन केवल मतदान और जो चुनाव आयोग के प्राप्त वैध पास वाले लोगों को ही मतदान केंद्र में रहने की अनुमति होती है। मतदान केंद्रों पर सभी अधिकृत पार्टियां कार्यमुक्त जो कार्यकर्ताओं के लिए उपयुक्त बैज अथवा पहचान पत्र दिए जाने चाहिए। जो भाई उन जो पार्टी जो अधिकृत कार्यकर्ताओं को उपयुक्त बैज उनको ध्यान, ये नहीं कि कोई भी जाके वहां पे अंतर इंटरफेयर करे। उनके द्वारा जो मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्ची सादे सफेद कागज पर होगी, उसमें कोई भी प्रतीक उम्मीदवार का नाम और पार्टी का नाम नहीं होगा। जब प्रत्यक्ष कोई भी उम्मीदवार चुनाव के संचालन के संबंध में समस्याओं की रिपोर्ट चुनाव आयोग द्वारा जो नियुक्त पर्यवेक्षक को कर सकता है। सत्ताधारी पार्टी एमसीसी ने जो सत्ताधारी पार्टी के लिए आचरण को विनियमित करते हुए वर्ष 1979 में प्रतिबंधों को शामिल किया है और मंत्रियों के आधारित यात्राएं और चुनाव आयोग पर पृथक किए जाने के लिए चुनाव कार्य के लिए जो आधिकारिक साधनों का उपयोग किए जाने चाहिए। पार्टी को जो सरकारी साधनों की कीमतों विज्ञापन देने और चुनाव के लिए जीत की संभावना को बेहतर बनाने के लिए उपलब्धियों के प्रचार हेतु जो आधिकारिक चंद मीडिया को उपयोग करने का बचना चाहिए। और आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा किए जाने के लिए मंत्रियों अन्य अधिकारियों किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं करनी जानी चाहिए। सड़कों का निर्माण, पीने के जल की व्यवस्था आदि का जो वादा नहीं करना चाहिए। अन्य दलों के लिए सार्वजनिक स्थलों पर विश्राम गृह का उपयोग करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इन पर सत्ताधारी पार्टी का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो ये पता है सारी।
फिर राजनीतिक दलों के लिए चुनावी घोषणा पत्र। इस चुनाव घोषणा पत्र में विधानसभा निहित जो आदर्शों को और सिद्धांतों के खिलाफ कुछ नहीं होगा। राजनीतिक दलों को ऐसे वादे करने से बचना चाहिए जिसमें चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता या धूमिल होने की मतदाताओं को अनुचित प्रभाव डालने की संभावना हो। घोषणा पत्र में वादे और औचित्य के प्रतिबिंब करने चाहिए। इसके लिए वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तरीकों जो साधनों का व्यापक रूप से इंगित करने चाहिए। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत एकल या बहुचरणीय चुनावों के लिए निर्धारित प्रतिबंधात्मक अवधि के दौरान घोषणा पत्र जारी नहीं किया जाएगा। आदर्श आचार संहिता लागू करना। हालांकि जो है एमसीसी के पास कोई भी वैधानिक समर्थन नहीं है, लेकिन निर्वाचन आयोग द्वारा इसकी सख्त प्रवर्तन के लिए पिछले एक दशक से सख्ती हासिल की है। एमसीसी कुछ प्रावधानों में आईपीसी 1860 और सीआरपीसी 1973 और आरपीए 1951 जैसे कानून में जो प्रतिबंध प्रावधानों के साथ लागू किया जा सकता है। वर्ष 2013 में कार्मिक लोक शिकायत कानून और अन्य संबंधी स्थानीय समिति ने एमसीसी को कानूनी रूप से बाध्यकारी और आरपीए को 1951 का हिस्सा बनाने की सिफारिश की है। हालांकि ईसीआई इसे कानून के रूप में बाध्यकारी बनाने के खिलाफ है। इसके अनुसार चुनावों को अपेक्षाकृत कम समय या 75 दिनों के करीब पूरा किया जाना चाहिए। इसके लिए न्यायिक कार्यवाही की जो सामान्य अधिक समय लगता है, इसके लिए कानून के लिए लागू किया जाना एक योग्य संभावना नहीं है। अच्छा, अब देखो ये जितना भी हमने पढ़ा इसके क्वेश्चन, इसके लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आदर्श आचार संहिता आयोग द्वारा चुनाव के पूर्व राजनीतिक दलों और उसके उम्मीदवारों को विनिमय स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनिश्चित करने हेतु जारी निर्देशों का एक समूह है। फिर दूसरा है हमारा जो इसमें है, आदर्श आचार संहिता के अनुसार राजनीतिक दलों को आलोचना केवल उन्हीं नीतियों और कार्यों को पिछले रिपोर्ट तक सीमित होनी चाहिए। फिर थर्ड है हमारा जो चुनाव आयोग द्वारा जो आचार संहिता लागू करने के लिए निर्वाचन के लिए आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973 और आरपीसी 1951 जैसे कानूनों को लागू किया जा सकता है। कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें भी हमारा जिसमें सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें सारी सत्य जो इसमें सत्य सारे हैं, तो इसमें भाई हमारा इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट हमारा जो है द हिंदू में आया हुआ है, कोल माइनिंग रेगुलेटिंग हिट आर्टिकल 378 वाल इन नागालैंड। तो क्या है, चर्चा में क्यों है? प्रमुख बिंदु संविधान के अनुच्छेद 371 के बारे में, और रेड जो होल माइनिंग क्या है, नागालैंड में रेड होल माइनिंग के विनिमय क्या है, अनुच्छेद 371 और ए। नागालैंड में रेड होल खनन पर नियंत्रण, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग विशेष प्रावधान क्या है। इसको जीएस पेपर सेकंड में रखेंगे, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो भारतीय संविधान के अनुसार 371 ए के कारण जो नागालैंड के कोयला खनन के लिए विनिमय गंभीर रूप से बाधित है। प्रमुख बिंदु, पिछले कुछ समय से नागालैंड के अवैध कोयला खनन के लिए चलते हुए कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। हाल में एक ही खदान के अंदर आग लगने की घटना के लिए कम से कम 6 श्रमिकों को जलकर मौत हो गई और हादसे में 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो जा रहे हैं। विशेष रूप से रेड होल माइनिंग विस्फोटक में हाल में हुई मौतों को चलते जो प्रथागत कानून को संरक्षित करने वाला एक खंड सरकार के लिए छोटे पैमाने पर सरकार को विनियमित करना और अधिक जटिल बना देता है। संविधान के अनुच्छेद 371 के बारे में, नागालैंड तत्कालीन हिल्स एवं जो ओवर एयरिंग तुरसांग क्षेत्र को विशेष रूप से प्रावधान प्राप्त करते हुए 1962 में 13वें संविधान संशोधन के हिस्से में अनुच्छेद 371 को संविधान भाग जो ये बारे में प्रस्तुत किया गया है। और इसमें अनुच्छेद 371 को जब नागालैंड विधानसभा का प्रस्ताव निर्णय नहीं लेती, संसद का कोई भी जो अधिनियम नागाओं और धार्मिक और जो सामाजिक प्रथाओं, नागा प्रथागत कानून प्रक्रिया, नागरिक एवं आपराधिक न्याय प्रशासनिक संबंध में नागालैंड पर लागू नहीं होगा। इस नागा प्रथागत कानून के अनुसार की गई निर्णय और जो साथ ही भूमि और उसके संसाधनों का स्वामित्व एवं हस्ताक्षर शामिल है। राज्य सरकार के पास भूमि और उसके संसाधनों को सीमित अधिकार और आधिकारिक क्षेत्र है। स्थानीय समुदायों के लिए स्वामित्व और नियंत्रण है, उनके लिए प्रथागत कानून को प्रथाओं को शामिल किया गया है। अब जो होल माइनिंग क्या है, रेड होल माइनिंग एक जो तरीका जिसके इस्तेमाल से संकट क्षेत्रों में कोयला निकाला जाता है। इस करके जो संकरे जो क्षेत्रों में जो बिल्कुल छोटे क्षेत्र होते हैं उनमें जो कोयला निकाला जाता है। रेड होल जो टर्म जमीन में खोदे गए एक संकरे गड्ढे को दर्शाता है। यह गड्ढा आमतौर पर सिर्फ एक व्यक्ति के उतरने और जो कोयला निकालने के लिए होता है।
एक बार गड्ढा खोदने के बाद जो माइनिंग और जो खनिज कोयले पर परतों के पहुंचने के लिए रस्सियों के बांस की सीढ़ियों का उपयोग करते हैं कि भाई एक बार बोले छोटा सा गड्ढा हो तो उसमें रस्सियों और सीढ़ियों का प्रयोग करेंगे। फिर ऐसा नहीं कि कई सारे निकलने। तो फिर जो कोयले को जो गैती फावड़े और फावड़े टोकरियों की मदद से उपकरणों से इस्तेमाल करके मैनुअली निकाला जाता है। तो मैनुअली निकाले जाते हैं। रैट होल माइनिंग के मुख्य बिंदु दो तरह की होती हैं, एक जो साइड जो कटिंग प्रोसीजर, दूसरी जो कहलाती है बॉक्स कटिंग प्रोसीजर कटिंग। इसमें साइड कटिंग के लिए संकुचित सुरंगें बनाई जाती हैं, पहाड़ों पर ढलान इन्हें बनाया जाता है। फिर इंटल में जो वर्कर कोयले की परत को दो तलाशते हैं। जो बॉक्स कटिंग के तरीके में से 10 से 100 मीटर वर्ग मीटर तक जो एक ओपनिंग बनाई जाती है, जिसके बीच में जो 100 से 400 फीट तक गहरा वर्टिकल गड्ढा खोदा जाता है। एक बार कोयले की परत पर जाने के बाद जो चूहे के बिल के आकार का सुरंग हॉरिजॉन्टल रूप से खोदी जाती है, इसके जरिए जो श्रमिक कोयला निकाला जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के एक राष्ट्रीय हरित अधिकरण में जो वर्ष 2014 में रेड होल माइनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन इससे पर्यावरण को नुकसान होता है। तो इससे पर्यावरण को नुकसान होगा, यह खनिकों को और जीव के लिए खतरा भी है। अधिकरण इसे अवैज्ञानिक करार दिया गया है। अच्छा, नागालैंड में रेड होल माइनिंग का विनिमय। नागालैंड का कोयला खनन। नागालैंड के पास कुल जो 492.68 मिलियन टन का कोयला भंडार है, लेकिन यह बड़े क्षेत्र में छोटे छोटे हिस्सों में अनियमित और जो असंगत तक फैला हुआ है। वर्ष 2006 में स्थापित नागालैंड कोयला खनन नीति कोयला भंडार की बिखरी हुई प्रकृति के रेड होल माइनिंग की अनुमति देता है, जिससे बड़े पैमाने पर संचालन अनिवार्य हो जाता है। और रेड होल माइनिंग जो खनन माइनिंग जिसे स्मोक पॉकेट डिपॉजिट लाइसेंस के रूप में जाना जाता है, विशेष रूप से वैश्विक भूमि स्वामियों को सीमित अवधि के लिए और विशिष्ट शर्तों के प्रदान किए जाते हैं। नागालैंड कोयला नीति 2014 प्रथम संशोधन की धारा 6.A सेकंड के अनुसार लाइसेंस प्राप्त करने हेतु कोयला खनन क्षेत्र 2 हेक्टेयर से अधिक नहीं होना चाहिए और 1000 टन की विशेष कोयला उत्पादन सीमा के साथ भारी मशीनों का उपयोग पर प्रतिबंध है। रेड होल खनन कार्यों के लिए पर्यावरण नियमों को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वन और पर्यावरण संबंधी विभागों को सहमति की आवश्यकता होती है। राज्य सरकार द्वारा जारी मंजूरी और जो परिभाषित खनन योजनाओं के बावजूद नागालैंड को अवैध खनन जारी है। जीविकाओं के लिए कोयला स्थानीय समुदाय पर निर्भर और जो खनन विनिमय आपस में जटिल करती है, क्योंकि बड़े स्थानीय और जो समुदाय आजीविका को प्रभावित कर सकते हैं, जिसका समाधान करने के लिए आर्थिक हितों और जो पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बीच में संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है। अनुच्छेद 371A और नागालैंड रेड होल माइनिंग पर नियंत्रण। यह अनुच्छेद नागालैंड के समुदाय को उनकी भूमि और जो संसाधनों पर विशेष अधिकार का प्रावधान करता है, जिसके सरकारों के लिए अधिकारों को प्रभावित करने के लिए विनियमित कार्यान्वयन करना मुश्किल हो जाता है। नागालैंड के लघु स्तर पर जो खनन कार्य विशेष रूप से अनुच्छेद 371A संबंधी प्रावधानों के लिए आधार पर वैश्विक भूमि स्वामियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को प्रभावी ढंग से विनियमित करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। रेड होल खनन के दौरान जो हुई मौतें जो अनियमित खनन प्रथाओं और जो सुरक्षा जोखिमों को उजागर करती है। ये घटनाएं जो सुरक्षा उपायों के अभाव में दर्शाती है और प्रभावी नियमों को क्रियान्वयन तत्कालीन उजागर करती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग विशेष प्रावधान है। 371 अनुच्छेद 371A के लिए खंड जो संविधान के भाग में जो इसमें विभिन्न प्रकार के राज्यों को अस्थायी समकालीन और जो विशेष प्रावधान प्रदान करता है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा दिया गया है। 376 में महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं और नागालैंड के लिए अनुच्छेद 371A के लिए 1960 के केंद्र सरकार द्वारा नागा पीपल्स कन्वेंशन NPC के लिए बीच जो 1603 समझौते पर पेश किए गए हैं। इस समझौते के अनुसार 1963 में नागालैंड राज्यों का निर्माण हुआ और अनुच्छेद 371 के राज्यों के लिए साधन सुविधा प्रदान की गई है। नागालैंड के संसद द्वारा विधानसभा की समिति द्वारा बनाई जो धार्मिक और जो सामाजिक प्रथागत कानून प्रक्रिया नागरिक और जो आपराधिक न्याय स्वामित्व भूमि के लिए मामलों में कानून नहीं बना सकती। मिजोरम में भी अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान के तहत संसद ऐसे मामलों तक कानून नहीं बना सकती जब तक विधानसभा ऐसा निर्णय ना ले। असम पर लागू होने वाला जो 371 राष्ट्रपति को राज्य विधानसभा की समिति गठित करने की अनुमति देता है, जिसके राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में चुने गए राज्य और ऐसे सदस्य शामिल होंगे जिन्हें विशेष निर्देशित करते हैं।
मणिपुर में भी अनुच्छेद 371 राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में निर्वाचित सदस्यों की एक सम्मान समिति को गठन का प्रावधान करता है। इसे राज्यपाल को राज्य के छोड़ के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रशासन के संबंध राष्ट्रपति को वार्षिक या अनुरोध रिपोर्ट पर का भी प्रावधान करता है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के क्रम से 371F और 371H के माध्यम से कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है। लोकसभा को सिक्किम एक विशेष सीट आवंटित की गई जिसके सदस्य लोकसभा के चुनाव में विधानसभा द्वारा किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में राज्यपाल को कानून विशेष रूप से स्वास्थ्य कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई। इसी प्रकार अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश को तेलंगाना पर लागू होते हैं। आंध्र प्रदेश में 376A के खंड डी ई के तहत राष्ट्रपति को सार्वजनिक रोजगार और जो शिक्षा के मामले में विभिन्न हिस्सों के लिए लोगों के लिए समान अवसर सुविधा प्रदान करने का अधिकार देता है। 2014 में तेलंगाना निर्माण हुआ जब आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम द्वारा जो अनुच्छेद 371 को डी राज्य का बढ़ा दिया गया है। अनुच्छेद 371J में कर्नाटक को विशेष राज्य पर प्रावधान है, जबकि 371I में जो प्रावधान है कि गोवा विधानसभा कम से कम 30 सदस्य होने चाहिए। अच्छा, अब क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। पहला इसमें जो स्टेटमेंट है अनुच्छेद 371A के अनुसार नागालैंड विधानसभा कोई भी जो अधिनियम नागरिकों और धार्मिक सामाजिक प्रथाओं, नागा प्रथागत कानून और नागरिक आपराधिक न्याय प्रशासन संबंधी नागालैंड पर लागू नहीं होगा। दूसरा हमारा जो असम पर लागू जो 371B राष्ट्रपति को राज्य विधानसभा की एक समिति गठित करने की अनुमति देता है जिसके आदिवासी क्षेत्र में चुने गए सदस्य और ऐसे सदस्यों को शामिल किए जाने निश्चित करता है। फिर थर्ड हमारा जो मणिपुर में 371C के आदिवासियों को निर्वाचित सदस्यों को एक समान समिति गठन का प्रदान करता है। थर्ड इज द करेक्ट आंसर इसमें। नेक्स्ट भाई हमारा जो इसमें आज का हमारा द हिंदू में आया हुआ है एडिटोरियल है, तो ये हमारा लेपर्ड नंबर शो द 8% राइजेस फ्रॉम द 2018 टू 2022। मुख्य बिंदु देख लेते हैं। शिवालिक पहाड़ियों और जो गंगा के मैदानी इलाकों में घटी तेंदुओं की संख्या चर्चा में क्यों है भैया? तो ये हमारा जो बायोडाइवर्सिटी केंद्र पर्यावरण वन जलवायु पर्यावरण मंत्रालय ने भारत में तेंदुओं की स्थिति पर अपनी जारी रिपोर्ट जारी की है। मुख्य बिंदु देख लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रिपोर्ट के अनुसार तेंदुओं की आबादी करीब 13,874 है। तेंदुओं की आबादी जो 2018 में 12,852 दर्ज की गई थी, मतलब है कि दौरान तेंदुओं की आबादी 7.95% का इजाफा हुआ है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि देश में तेंदुओं की जो आबादी स्थिर बनी हुई है वहीं देश में इनकी आबादी होती है। सालाना वृद्धि की बात करें तो 1.08% दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में तेंदुओं की संख्या सबसे आबादी मध्य प्रदेश में है जिसकी कुल संख्या जो 3,907 दर्ज की गई है। इसके बाद महाराष्ट्र में 1985, कर्नाटक में 1879 और तमिलनाडु में 1,070 तेंदुए हैं। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में इसकी आबादी जो 722 दर्ज की गई है, वहीं राजस्थान में 721, उत्तराखंड में 652 और केरल में 570, आंध्र प्रदेश में 579 और उड़ीसा में 568, उत्तर प्रदेश में 371, तेलंगाना में 297, पश्चिम बंगाल में 233, बिहार में 86, गोवा में 77, असम में 74, झारखंड में 51, अरुणाचल प्रदेश में जो 42 तेंदुओं को पता चलता है। फिर है वहीं टाइगर रिजर्व सबसे अधिक तेंदुओं की आबादी वाले की बात करें तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और जो श्रीशैलम में नागार्जुन सागर और उसके मध्य प्रदेश के पन्ना सतपुड़ा में सबसे ज्यादा तेंदुए देखे गए हैं। शिवालिक पहाड़ियों गंगा के इलाकों में घटी तेंदुओं की संख्या आंकड़ों के मुताबिक मध्य भारत के तेंदुओं की आबादी स्थिर बनी हुई है। वहीं करीबी जो 8,820 तेंदुओं का पता चलता है। वहीं दूसरी तरफ शिवालिक पहाड़ियों में इलाकों की संख्या गिरावट दर्ज की गई है, जहां 2018 में की आबादी 12,500 जो 1253 दर्ज की गई थी, जो घटकर जो 1,109 रह गई। रिपोर्ट के अनुसार तेंदुओं की आबादी जो प्रतिवर्ष 3.4% दर जो डिक्रीज हुई है, घटी है। वहीं जो वृद्धि दर जो भारत में पूर्वी घाट में दर्ज की गई है जो 1.5 की इंक्रीमेंट है। सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जो तेंदुए 70% आवास को कवर करते हैं। हालांकि जो हिमालय और अर्शुष्क क्षेत्रों में जहां बाघ नहीं रहते इस सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया गया है। भारत के 5वें चक्र और जो तेंदुओं की आबादी के संकलन व राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन जीव संसाधन राज्य
जो विभागों के सहयोग से किया गया है। तेंदुओं की आबादी का आकलन 5वां चक्र जो 18 राज्यों के भीतर एक आदिवासी क्षेत्र केंद्रित है। इन चक्र के दौरान जो सरकार शिकार अवशेषों के शिकार बहुयात को अनुमान लगाने हेतु जो किलोमीटर तक ये जो पैदल सर्वेक्षण किया गया है। और ये जो तेंदुओं की इतनी तस्वीरें हैं 85,888। तेंदुओं को लेकर जो सामने आई निष्कर्ष में संरक्षण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका रेखांकित करते हैं। यह बाघ अभ्यारण्य इन जीवों के लिए महत्वपूर्ण गढ़ों के रूप में काम करते हैं। यह दर्शाता है कि जो संरक्षित क्षेत्रों में बाहर संरक्षण अंतराल को जो संबोधित करने का उतना ही महत्वपूर्ण है। तेंदुओं का यह रहस्यमय जीव है। आवास क्षेत्रों में होता नुकसान, अवैध जो शिकार और जो इंसानों को बढ़ता संघर्ष और अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर रहा है। इंसानों और तेंदुओं के बीच में बढ़ते संघर्ष की घटना न केवल समुदाय को बल्कि तेंदुओं के लिए चुनौती पैदा करती है। क्योंकि संरक्षित क्षेत्रों के लिए बाहर तेंदुओं के जीवित रहना उतना ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में आवास क्षेत्र के संरक्षण को बढ़ावा देना और इंसानों और वन्य जीवों के बीच में संघर्ष को कम करने के लिए सरकार, स्थानीय समुदाय और संरक्षण के लिए काम करने वाले संगठनों के बीच में आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई इसके बारे में। तो फर्स्ट हमारा जो इसमें स्टेटमेंट है, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार तेंदुओं की संख्या जो 13,874 है। फिर दूसरा हमारी रिपोर्ट के अनुसार तेंदुओं की सबसे जो आबादी मध्य प्रदेश, जहां पर जो इनकी कुल संख्या 3,907 की दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार शिवालिक पहाड़ियों में गंगा के मैदानी इलाकों में इसकी संख्या भारी वृद्धि दर्ज की गई है। तो कौन सा सही है? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और जो, तो इसमें भाई हमारा थर्ड इज द करेक्ट आंसर है। भाई देखो ये आज हमारा एडिटोरियल क्लास थी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो